नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 संपन्न होने के साथ ही विवाद भी गहराने लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो वायरल किया है। वीडियो पोस्ट करते हुए हरीश रावत ने लिखा है कि एक छोटा वीडियो सबकी जानकारी के लिए मैं डाल रहा हूं। इसमें एक आर्मी के सेंटर में किस प्रकार से एक ही व्यक्ति सारे वोटर्स को टिक कर रहा है और यहां तक कि सभी लोगों के हस्ताक्षर भी वही कर रहा है, उसका एक नमूना देखिए। क्या इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेना चाहेगा? वायरल वीडियो कब का है, कहां का है? न्यूज़ वन इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है। एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें किसी आर्मी के सेंटर में एक ही व्यक्ति सारे पोस्टल बैलेट्स पर औरों के लिए भी साइन करते हुए दिखाई पड़ रहा है या फिर मोहर लगाते हुए दिखाई पड़ रहा है। ये बहुत ही चिंतनीय इशू है और इसको इलेक्शन कमीशन ने तुरंत स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए, कॉग्निजेंस में लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो से लोकतंत्र और संविधान पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। लोगों की विश्वसनीयता खत्म होती है, उनको विश्वास नहीं रह जाता साफ और पारदर्शी सिस्टम के अंदर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक डेंट है हमारे पूरी डेमोक्रेसी के ऊपर, हमारे इलेक्टोरल सिस्टम पर एक डेंट है और कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर तुरंत कार्यवाही की जरूरत है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर भारी बहुमत के साथ जीत रही है और सरकार बनाने जा रही है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस नेताओं को ये साफ अनुभव हो गया है कि उनकी पार्टी चुनाव में बुरी तरह से हारने वाली है, क्योंकि पहले उनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़े करना और अब पोस्टल बैलेट के बारे में बवाल करना साफ दर्शाता है कि वे हताशा में हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के मामलों का सवाल है तो ये हमारे अंदरूनी मामले हैं और इनका समाधान हम अंदर कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है वो हर रोज़ हम सड़क पर देखते आ रहे हैं और ये कलह आगे भी जारी रहने वाली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत के बयान पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा है कि हरीश रावत अपने बयान बार बार बदलते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि कभी हरीश रावत कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, तो कभी दलित मुख्यमंत्री बनाने की वकालत करते हैं। उन्होंने कहा कि हरीश रावत के बयानों में स्थिरता भी नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत के 48 सीट लाकर कांग्रेस की सूबे में सरकार बनाने वाले बयान पर कहा है कि जैसे जैसे 10 मार्च की तारीख सामने आती रहेगी वैसे वैसे उनका 48 का आंकड़ा घटता रहेगा। उन्होंने कहा कांग्रेस ये थोड़े दिनों की खुशी है, वो धीरे धीरे कम होने वाली है। हरीश रावत के ब्यूरोक्रेसी को डरना नहीं चाहिए। उन्होंने निष्पक्षता के साथ काम किया है। सीएम धामी ने कहा कि वो सत्ता में आने वाले हैं ही नहीं। सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने अपना आडंबर इस तरीके का बनाया हुआ है, लेकिन अंदरूनी हकीकत अलग है। धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार आने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। हरीश रावत जी कब क्या कह रहे हैं कोई भरोसा नहीं है उनका, और उनकी अगर वो ऐसा कह रहे हैं, सोच रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अब उनके बयान भी बार बार बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं कि जो है मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, कभी कहते हैं दलित मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं। तो उनके बयानों में स्थिरता भी नहीं रहती है। तो उनका जैसे जैसे 10 तारीख आती रहेगी वैसे वैसे घटता चला जाएगा, और थोड़े दिनों की उनकी जो है ये खुशी है वो धीरे धीरे कम होने वाली है। आने वाले ही नहीं है, वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपना आडंबर इस तरह का बनाया हुआ, लेकिन अंदरूनी हकीकत अलग है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की यहाँ सरकार आने वाली, इसमें कोई संशय नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंडीगढ़ के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद थे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ने न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत की है। अनुपमा रावत ने कहा है कि वो हरिद्वार ग्रामीण सीट से जीत रही हैं। अनुपमा ने कहा कि 10 साल से हरिद्वार ग्रामीण सीट के बीजेपी प्रत्याशी ने कोई काम ही नहीं किया। बीजेपी प्रत्याशी यहां की जन आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। हरीश रावत जी की पुत्री अनुपमा रावत जी इस बार चुनावी मैदान में थी और हरिद्वार ग्रामीण सीट पर उन्होंने मंत्री यतीश्वरानंद को कड़ी चुनौती दी है। इस सीट पर हुए मतदान का अधिक प्रतिशत भी ये बताता है कि कहीं ना कहीं मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। हमारे साथ अनुपमा रावत जी हैं।
इनसे बातचीत करते हैं। अनुपमा जी, कितना कठिन ये मुकाबला था, आपको समय भी बहुत कम मिला, क्या कहेंगी? देखिए, समय तो निसंदेह मुझे कम मिला, लेकिन मुकाबला मुझे नहीं लगा, क्योंकि जैसे जैसे हम चुनावी उसके लिए आगे बढ़ते रहे तो कांग्रेस के लिए साफ लोगों में रुझान लगा। उसका कारण यह है कि जो वहाँ से भाजपा के प्रत्याशी रहे, मंत्री भी रहे, सब कुछ उनकी सरकार थी, उन्होंने जन आकांक्षाओं को कहीं से कहीं तक पूरा नहीं किया। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा एक चुनौती के रूप में दिखा, स्वास्थ्य सेवाएँ कहीं से कहीं तक नहीं दिखी, ना शिक्षा दिखी, ना कोई कहीं से कहीं तक किसी के लिए कोई कार्य दिखा। तो ये सब बातों को देखते साफ लगा कि लोग जो हैं इस बार वहाँ चेंज चाह रहे हैं। यतीश्वरानंद जी ने आपके पिता को भी हराया है, 2 बार के विधायक हैं और सरकार में मुख्यमंत्री धामी कार्यकाल में पावरफुल मंत्री थे। तो आपको लगता है पिता हरीश रावत का बदला पुत्री अनुपमा रावत अब लेने जा रही हैं? देखिए, बदला लेने में अपना समय कौन बर्बाद करे, हम बदलाव लाने में विश्वास रखते हैं। और रही बात, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे उन जन आकांक्षाओं को पूरा करूं, उन विश्वास को पूरा करूं जो वहाँ के लोगों ने मुझ पे दिखाया है। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट इन पिछले 10 सालों में भाजपा के विधायक ने बना दिया, घर घर एक बेरोजगार कर दिया, उसको दूर करना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और रही बात, हार जीत लगी रहती है लोगों में। हरीश रावत जी के हारने के बाद और ऐसे व्यक्ति को वहाँ ग्रामीण की सत्ता सौंपने के बाद बड़ा मैंने देखा, बड़ा अफसोस भी था, क्योंकि जिनको दी उन्होंने तो कोई कार्य किया नहीं, और जो हारे उन्होंने जनता के लिए बहुत कार्य किए थे। एक मेरा अंतिम सवाल, ओवरऑल जो राज्य में 2022 का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, इसकी वेव में यदि मत प्रतिशत को हम देखें तो करीब करीब 2017 का ही स्थिति है। इसको आप कैसे देखती हैं? क्या बदलाव की बहुत बड़ी बयार है, या जैसी चर्चाएं हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, या कांग्रेस भाजपा में दोनों में ही नेक टू नेक की स्थिति होगी? आप इसे कैसे देखती हैं? कांग्रेस के पक्ष में होगा, क्योंकि आज जो मैंने कहा, जो स्थिति ग्रामीण में है वही स्थिति कमोवेश पूरे स्टेट में है। अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों की आकांक्षाएं पूरा ना करना और कार्य बिल्कुल ना करना, सिर्फ अपना हित साधना। और दूसरा, लोगों में ये भी था, 1, 2, 3 मुख्यमंत्री चेहरे बदलते रहना, और जनता ठगा महसूस कर रही थी। तो आज साफ दिख रहा है कि कांग्रेस आ रही है और भाजपा जो है जा रही है, और मुझे तो पूरा विश्वास है कि हम 55 प्लस कर रहे हैं। हरीश रावत जी ने कहा है वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, वरना घर बैठेंगे। आप इसे कैसे देखती हैं? जो जनता की आवाज़, क्योंकि मैं खुद कैंडिडेट रही हूँ, और ये एक कैंडिडेट के रूप में भी मेरी अपनी एक वो है कि लोग जो थे वहाँ हरीश रावत जी के द्वारा किए हुए कार्यों को याद कर रहे थे, और जनता की जो आकांक्षाएं हैं उत्तराखंड की, और जो विश्वास है वो हरीश रावत जी पर है कि हरीश रावत जी आएंगे। तो जो भाजपा ने इस तरीके का माहौल पैदा कर दिया है जहाँ पे जनता के लिए कुछ नहीं है, तो उसको पाटने का कार्य अगर कोई कर सकता है, लोगों के लिए कोई कार्य कर सकता है, वहाँ के हित को कोई बनाए रख सकता है, तो वो हरीश रावत जी। तो ये अनुपमा रावत जी भी है, इन्होंने दबी जुबान में ही सही लेकिन कह दिया कि मुख्यमंत्री पद की अगर कांग्रेस की सत्ता आई तो उनकी प्रत्याशी के तौर पर ये इच्छा है कि हरीश रावत जी को ही सत्ता मिले और वही मुख्यमंत्री बने। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। नरेंद्र नगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत ने कई इलाकों में घूमकर मतदाताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। ओम गोपाल रावत ने कहा कि नरेंद्र नगर विधानसभा से उनकी जीत पक्की है, प्रदेश में बीजेपी सरकार की विदाई तय है, कांग्रेस की सरकार बना रही है और विकास कार्यों को गति मिलेगी। पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, क्योंकि ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही थी, बल्कि जनता स्वयं परिवर्तन के लिए लड़ रही थी। और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। हम लोग लगातार अपने सारे लोग जो हमारे रात दिन मेहनत कर रहे थे, रात दिन गांव-गांव जाके जो है वोटर्स को जो है कन्विंस कर रहे थे, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। और माँ कुंजापुरी का आशीर्वाद लेकर हम लोग निश्चित रूप से इस विधानसभा में जो है परचम लहराने वाले हैं। छाड़ की आशंका सता रही है। खटीमा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी ने रुद्रपुर में बने स्ट्रांग रूम की देखरेख के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है। स्ट्रांग रूम के बाहर 3 शिफ्ट में 3 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले की 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। इन 9 विधानसभा सीटों की ईवीएम रुद्रपुर में रखी गई है।
ईवीएम को 3 लेयर सुरक्षा में रखा गया है। इसके साथ ही सीसीटीवी से भी नजर रखी जाती है। उसके बावजूद कांग्रेस को ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का डर है। हम लोग खटीमा से हैं। मेरा नाम रोहित शर्मा है। हम यहाँ 6 लोग हैं जो कि अपना शिफ्ट वाइज रुकते हैं। कोई रात में रुकता है, कोई दिन में रुकता है, और हमें तकरीबन 4-5 दिन हो चुके हैं। जब से इलेक्शन ख़त्म हुआ है तब से हम यहीं हैं। कारण ये है कि ये जो हमारी मशीनें हैं ईवीएम यहाँ रखी गई हैं विधानसभा 70 की, और हमें डर है कि कहीं ईवीएम में कोई घपलेबाजी ना हो। इस कारण से हम लोग यहाँ पर हैं और निगरानी अपनी पूरी ईवीएम पर बनाए हुए हैं ताकि कोई अंदर ना जाए। हम हैं 6 लोग हैं और बाकी अभी और आने वाले हैं लोग, और यहीं के लोकल के भी 4 लोग हैं जो कि ऊपर वाली तरफ से निगरानी बनाए हुए हैं। उत्तराखंड में मंगलवार के दिन हुए कई सड़क हादसों पर पुलिस मुख्यालय ने जिले के कप्तानों से रिपोर्ट मांगी है। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि जिन मार्गों पर हादसे हुए हैं ऐसा लगता है सड़क की स्थिति बेहतर है, कहीं ना कहीं चालक के स्तर से कोई लापरवाही चंपावत जिले में हुए सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। सोमवार रात मैक्स एक वाहन खाई में गिरने से सूखी डांग डांडा मीना रोड पर यह घटना हुई है। मरने वाले सभी लोग टनकपुर के पंचमुखी धर्मशाला में ककनई के रहने वाले मनोज सिंह की शादी में से शामिल होकर वापस लौट रहे थे। सभी आपस में सगे संबंधी हैं। सूचना के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल चंपावत में भर्ती करवाया गया। वहीं इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख प्रकट किया है। जो परिजन हैं उनके प्रति संवेदना जाहिर की है। पीएमओ ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को 50,000 रुपए की मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। दुखद घटना हुई है। रात को टनकपुर से डांडा कठोर रीठा साहिब थाना क्षेत्र के लिए गाड़ी में सवार लोग जा रहे थे, बारात से लौटकर जा रहे थे और गाड़ी पूरी खड्डे में गिर गई। शासन की टीम वहां पर लगी हुई है। हम लोग पूरे लगातार संपर्क में हैं कि जल्दी से जल्दी उनको रिकवर किया जाए और वहीं पर उनका जो पोस्टमार्टम है वहीं पर करवा के उनको डेड बॉडी उनके परिवार वालों को सुपुर्द की जाए। दुखद घटना हुई है। तो दुखद हादसे हुए हैं, इसमें 16 लोगों की मौत हुई है। कितना गंभीर है? चंपावत और पौड़ी में जो 2 हादसे हुए बहुत ही दुखद है। सरकार इसको लेकर बड़ी गंभीर है। इस पर जांच बैठा दी गई है और जांच के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और जो मरीज हैं, जो घायल हैं, उनको निःशुल्क इलाज करने का जो निर्देश दे दिए गए। सरकार इस मामले में निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है, दुख प्रकट करते हैं। देहरादून में स्मार्ट सिटी में चल रहे कार्यों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सवाल खड़े किए हैं। गणेश गोदियाल का कहना है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों से जनता को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन परियोजना में भ्रष्टाचार के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जनता परेशान है, लेकिन शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। आपको बता दें कि देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों से जनता को काफी परेशानी हो रही है। कार्यों के सुस्त निर्माण को देखते हुए जिलाधिकारी ने पिछले दिनों स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण भी किया। बावजूद इसके कार्यों में कोई खास तेजी नहीं आई। अमित शाह जी कह के तो गए कि बहुत बड़े गड्ढे पड़े हैं। ये स्मार्ट सिटी का ही काम है कि बहुत बड़े गड्ढे देहरादून की सड़कों में पड़े। मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी किसी भी नागरिक को जो देहरादून में निवास करता हो, ऐसा एहसास होता है कि स्मार्ट सिटी का कार्य प्रारंभ होने के बाद आज 3, साढ़े 3, 4 साल का समय बीत गया है। आज कहीं कोई बदलाव लगता है? हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह दिक्कत ही दिक्कतें हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी का काम इस सरकार ने इस देहरादून को और खराबी की ओर ले जाने के लिए प्रारंभ किया, ऐसा एहसास होता है। ये सहज ठीक ढंग से अगर काम करते, इनका लक्ष्य स्पष्ट होता, इनकी सोच स्पष्ट होती, भ्रष्टाचार की भावना इनके मन में निहित नहीं होती, तो ये काम अंजाम तक पहुँचता और अच्छा रिजल्ट देता। लेकिन दुर्भाग्य से मन में भ्रष्टाचार की भावना निहित है, काम करने का तरीका पता नहीं है, तो हर जगह खोद डाला है। आज हर आदमी परेशान है। उत्तराखंड में मंगलवार का दिन सड़क हादसों के नाम रहा। चंपावत में जहां वाहन के खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई, वहीं पौड़ी में एक निजी वाहन खाई में गिर गई जिसमें 3 लोगों की जान गंवानी पड़ी। यह हादसा दुगड्डा के पास हुई है। वाहन में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई। 2 घायलों को कोटद्वार के अस्पताल में
भर्ती करवाया गया है। मरने वालों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। कोटद्वार से गुमखल की ओर जाते वक्त यह हादसा हुआ। कार में सवार सभी शिक्षक थे। सभी शिक्षक इंटर कॉलेज जा रहे थे। देखिए, अभी जो हमको अभी तक मेरी जो संज्ञान में आया है वो ये आया है कि कुल 5 लोग ऐसा हुआ है जिसमें कि 3 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग जख्मी हैं। दोनों जख्मी अस्पताल में आ चुके हैं। इमरजेंसी में उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और जो स्पेशलिस्ट सर्जन्स हैं, सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, सबको बुला लिया गया है, टीम को बुला लिया गया है, उनका मैनेजमेंट किया जा रहा है। देखिए, अभी जो 9:30 बजे की घटना है। यहाँ फतेहपुर कारीखां बैंड पे ये लोग 5 के 5 टीचर थे। वैगनार गाड़ी से जा रहे थे। ये कोटद्वार से चले थे, डेली अप डाउन करते थे, गुमखाल में पढ़ाने के लिए जाते थे। और इस बैंड पे इनका अचानक जो ड्राइवर घायल है, इसमें टोटल 5 टीचर थे, जिसमें कि 2 लेडीज़ 1 जेंट्स की डेथ हो चुकी है तथा 1 टीचर गंभीर रूप से घायल है। और जो ड्राइविंग कर रहे थे वो कुछ ठीक है, तो उनका बताना है कि मेरा एक्सीलेटर उसकी जगह ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया और यहाँ पर ये एक्सीडेंट गाड़ी खाई में गिर गई, जिससे कि इनको अस्पताल पहुँचा दिया है। मसूरी के टिहरी बाईपास लक्ष्मणपुरी के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों को उप जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि देर रात नशे की हालत में चालक कार चला रहा था। स्थानीय लोगों द्वारा दोनों युवकों को खाई से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों युवक दिल्ली के रहने वाले हैं। 3 बजे की घटना है। इसमें 2 लोग सवार थे जिनमें उन्हें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। उनकी हल्की फुल्की चोट थी। उन्हें अस्पताल भेज दिया गया था और मौके पे पुलिस भी आ गई। 3 बजे की घटना है। इसमें 2 लोग सवार थे। उत्तराखंड में मंगलवार के दिन हुए कई सड़क हादसों पर पुलिस मुख्यालय ने जिले के कप्तानों से रिपोर्ट मांगी है। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि जिन मार्गों पर हादसे हुए हैं, ऐसा लगता है सड़क की स्थिति बेहतर है। कहीं ना कहीं चालक स्तर से कोई लापरवाही या स्पीड वजह हो सकती है। डीजीपी का कहना है कि रिपोर्ट मिलने के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि आखिर वजह इन हादसों की क्या रही है। चुनाव खत्म होते ही देहरादून शहर नई परीक्षा के लिए तैयार हो रहा है। चुनाव की गोपनीयता की तरह यह परीक्षा भी गोपनीय होगी। ये गोपनीयता स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 है, जिसके लिए नगर निगम द्वारा अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके पड़ताल के केंद्र की टीम कभी भी देहरादून आ सकती है। साथ ही इस बार नगर निगम ने गार्बेज फ्री सिटी के 5 स्टार रेटिंग के लिए आवेदन किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत शहर की सफाई की परीक्षा इस बार 7,500 की होगी, जबकि पिछले सर्वेक्षण में ये 6,000 की थी। शहरों की सफाई के आकलन के लिए नए मापदंड जोड़े गए हैं। जनता से फेस टू फेस फीडबैक को केंद्रीय टीम दून आएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण माह मार्च से प्रारंभ हो रहा है और उसकी तैयारियां चल रही है। विभिन्न प्रकार की जागरूकता के लिए गतिविधियां नगर निगम द्वारा की जा रही हैं। आईसी एक्टिविटीज जिसमें नुक्कड़ नाटक है या होर्डिंग बैनर्स इत्यादि लगाए गए हैं। हाई राइज बलून्स लगाए गए हैं, जिससे लोग स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में जागरूक हों और अपना फीडबैक नगर की जो भी हमारी स्वच्छता की सुविधाएं हैं उनके बारे में दें। और मेरा अनुरोध रहेगा सभी नगरवासियों से कि वो स्वच्छता ऐप का भी लाभ उठाएं और जहां कहीं भी उनको सफाई व्यवस्था में कहीं कमी नजर आती है तो उसकी शिकायत या उसकी जानकारी स्वच्छता ऐप पे भी दें, तो नगर निगम कार्रवाई करके उन शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध रूप से करेगा। और इसके साथ ही एंटी प्लास्टिक और एंटी लिटरिंग कैंपेन्स अब चलाए जाएंगे शहर में। एंटी लिटरिंग कैंपेन अभी भी चल रहे हैं। विभिन्न एरियाज में हमारी टीमें जा जाके चालान काट रही हैं जो कोई भी लोग कूड़े को फैला रहे हैं या गंदगी कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध रहेगा कि स्वच्छता के कार्यों में नगर निगम के स्टाफ का, पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम का पूरा सहयोग करें और ना खुद कूड़ा फैलाएं और ना किसी को फैलाने दें। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर में एक इन्वर्टर बैटरी की दुकान में अचानक ही आग लग गई। आसपास के लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों रुपए का सामान जल गया। ये रामनगर जो गुरुद्वारे वाली गली है, अभी मैं इधर से जब निकल रहा था तो मैंने आग की लपटें देखी, तो मैंने रुक के देखा। ये हमारे जानने वाले थे, अशोक कुमार जैन की है, उनका बेटा संजीव जैन, उनका मकान था।
ये लोग वहाँ जैन मंदिर गए हुए थे, बहू इनकी घर थी, वो तो बाहर निकल गई, मोहल्ले वालों ने निकाल लिया और मोहल्ले वालों ने साहस दिखाते हुए पानी की बाल्टियाँ अपने अपने घरों से ला के आग बुझाने की पूरी कोशिश करी। उसके बाद मैंने फिर इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया था सिविल लाइन, उन्होंने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को यहाँ भेज दिया। अब फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ बुझाने के प्रयास कर रही है। इनका बेचारों का बहुत नुकसान हो गया, बैटरी का इनका काम था। जी राम। हरिद्वार जिले के रोहालकी किशनपुर गांव में सोमवार रात चोरों ने चलती लाइन में से ट्रांसफार्मर चोरी कर ली। रात 12 बजे आधे गांव में लाइट चली गई। सुबह जब लोगों ने जंगल की तरफ गए तो ट्रांसफार्मर के टुकड़े जमीन पर पड़े थे। सूचना पर पहुंची ऊर्जा निगम की टीम ने आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई, लेकिन चोरों का पता नहीं चल पाया। विभाग की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाया गया है। बहादुराबाद उपखंड अधिकारी अनुज जुड़ियाल ने बताया कि 15 दिन पहले गांव में एक ट्रांसफार्मर चोरी हुई थी, उसमें भी पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। सोमवार रात चोरों ने फिर चलती लाइन से एक और ट्रांसफार्मर चोरी की है। मुन्नी की रेती थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 800 ग्राम चरस बरामद हुई है। आरोपी की पहचान विपुल के तौर पर हुई है। पकड़े गए चरस की कीमत लगभग 80,000 रुपये है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।